गुड इवनिंग। आज जो हम टॉपिक देखेंगे ऐतिहासिक स्मारक देखेंगे। ऐतिहासिक स्मारक ये बिहार के बिहार शरीफ में है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय से आपको जनरल जीके जीएस में क्वेश्चन रहता है और ईवीएस पार्ट में तो ये है ही, तो 100% चांस बनता है क्वेश्चन आने का। अब देखिए, संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय है। इसे कौन बनाया? इसे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं सदी। ये बहुत ही VVI है, बहुत ही VVI है, बहुत ही VVI है, बहुत ही VVI है। इसमें 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक क्या है शिक्षक होते थे। यहाँ जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देशों से पढ़ने और पढ़ाने लोग आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़ें और पढ़ाएं। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर हुआ करते थे। 8 क्या होते थे? प्रांगण, और 10 क्या है? मंदिर, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र हुआ करते थे। अभी आप मेडिटेशन करते हैं, उस समय ध्यान केंद्र हुआ करता था और लोग मेडिटेशन करते थे, अपने ध्यान को केंद्रित करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था। उस समय सीमेंट की जगह, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द का दाल और छोबा तथा गोंद इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही VVI है। इसकी पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाते हैं। क्वेश्चन बहुत है इम्पोर्टेंट। पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? धर्मगंज। धर्मगंज को पुस्तकालय का क्षेत्र कहते थे, जो 9 मंजिली इमारत में था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 9 मंजिला इमारत में पुस्तकालय क्षेत्र हुआ करता था, उसका क्या नाम था? धर्मगंज। 3 पुस्तकालय थे। 3 पुस्तकालय में कौन थे? रतन दधी, रत्न रंजक और रत्न सागर। रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, ये 3 क्या होते थे? पुस्तकालय थे। ये आपका बहुत ही VVI है, बहुत ही VVI। अब कहिएगा मैडम सब तो VVI है, तो हाँ VVI है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित हुआ करते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश करते थे। अभी के ज़माना में इतना नहीं है जितना उस समय हुआ करता था। 4 द्वार पंडित थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे, यानी एंट्री पास हुआ करता था। 12वीं सदी के अंत तक इसका अंत हो गया, और जानते ही कौन अंत किया? 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दिया। इसको इतना इरिटेशन था कि इतने पुस्तकालय थे, इतने पुस्तक थे कि उसको देख करके अंदर से आग आ गया, और क्या किया? आग लगा दिया। कौन लगाया? 1199 में बख्तियार खिलजी। इस विश्वविद्यालय में पुनर्जीवित करने का कार्य पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, देखिए कितने सकारात्मक व्यक्ति। एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ करता था, बख्तियार खिलजी। किसी के धर्म से नहीं हम इसके मन को पहचान सकते हैं। एक बख्तियार जी खिलजी था जो आग लगवा दिया। दूसरा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर सेन एवं विशेषज्ञों के देख रेख में आरंभ किया गया क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के स्मारक, अब बिहार के कौन कौन से स्मारक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिम्बिसार ने मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगीर बनाया। कौन बनाया? बिम्बिसार। मगध की राजधानी कहाँ बनाया? गिरिब्रज, जो राजगीर को कहते हैं। एवं राजा उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ? राजगीर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र। बहुत बार VPSC क्वेश्चन पूछा है, और ये क्षमता परीक्षा में भी 100% श्योर है पूछने का, कि पहला राजधानी मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज था। और दूसरा जो ले गया राजधानी राजगीर से, गिरिब्रज राजगीर से पाटलिपुत्र, कौन ले गया? उदयन ले गया।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। इसकी स्थापना राजा धर्मपाल, इसकी स्थापना राजा धर्मपाल पाल वंश नालंदा में किए। छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने किया, जो पाल वंश का था। ये किसके अगेंस्ट किया गया? तो नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में किया गया था। यहाँ जो छात्रवृत्ति की गुणवत्ता था नालंदा में जो गिरावट आ रही थी, उसके जवाब में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की गई, जो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी कहाँ? नालंदा को भी नष्ट किया और कहाँ? विक्रमशिला को भी नष्ट किया। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और एराइज होता है, प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ पर 100% श्योर है क्वेश्चन आने का। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 900 BC में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, 300 BC में हुआ। प्रथम और तृतीय, प्रथम हुआ कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। तृतीय कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और द्वितीय चौथा तो जानते ही हैं कहाँ हुआ, ये आपके पुस्तक में है। द्वितीय हुआ वैशाली में और चौथा कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। आइए बोधगया की बात हम करते हैं। बोधगया, महात्मा बुद्ध ज्ञान स्थली बोधगया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली, क्वेश्चन ही पूछेगा बोधगया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान स्थली है बोधगया। बोधगया यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कौन नदी पर है? निरंजना नदी पर है, जो फाल्गु नदी कहलाती है। 1531 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए बोधगया को ज्ञान स्थली हम कहते हैं। वैशाली महावीर स्वामी की जन्मस्थली है, वैशाली भी जानते हैं। अब द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? कहाँ हुआ? वैशाली में दिया हुआ है। और वैशाली किससे संबंधित है? महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। ये सब याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आप पढ़ने लगिएगा तो नींद आ जाएगा क्योंकि आसान है, लेकिन बनाने लगिएगा तो नींद उखाड़ देगा। पटना साहिब आइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। अभी देखे वैशाली किनकी जन्मस्थली है? तो महावीर का है। अभी देखे पटना साहिब तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। पटना का पटना का गोलघर, पटना का गोलघर से भी क्वेश्चन आता है। इसका निर्माण 1786 ईस्वी में ब्रिटिश शासन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी और ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन 20 जनवरी 1784 को शुरू हुआ था, जो कब खत्म हुआ? जो कई जुलाई था? यहाँ देख रहे हैं 20 जुलाई था और 1786 को बनकर तैयार हो गया। यानी 20 जुलाई 1786 को बनकर तैयार हुआ। शुरुआत कब हुआ था? 20 जनवरी 1784 से, यानी 2 साल लग गया। कौन थे गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टी थे। और कौन इंजीनियर था? आपको जॉन गॉस्टिन इंजीनियर था। सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद, इसका निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी, ये क्या है? सूर्य मंदिर है के बीच में हुआ था। इसका निर्माण चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इसका निर्माण चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। जल मंदिर पावापुरी, अब जल मंदिर पावापुरी के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने किया। 528 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्माण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। किनका मोक्ष की प्राप्ति हुई? महावीर की मोक्ष की प्राप्ति हुई और इनके बड़े भाई ने यहाँ जल मंदिर का निर्माण किया। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा बिहार शरीफ में है, पहाड़ी पर। ये आपके SCERT बुक में है। मलिक इब्राहिम बया मुख्य रूप से सूफी संत थे, जो दक्षिण बिहार 14वीं शताब्दी में आए थे। दक्षिण बिहार आए थे, 14वीं शताब्दी में आए थे। वे कोल जनजातियों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है
कि जो मलिक वया इब्राहिम है वो कौन जनजाति को परास्त किए थे, तो कोल जनजाति को परास्त किए थे। उन्होंने राजा विस्थल को भी हराया था। वे पहले मुस्लिम बने जो बिहार के जीतने के बाद वहाँ का गवर्नर बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ स्तूप, पहला है अशोक द्वारा जो आपके बुक में है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप कहाँ बना है? मोतिहारी के केसरिया में। विश्व भर में बने स्तूपों में सबसे ऊंचा, विश्व की बात बोल रही है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण टीले पर किया जाता है। स्तूप का निर्माण टीले पर किया गया था। इसकी ऊंचाई धरातल से कितना है? 100 फीट से अधिक है। स्तूप की परिधि लगभग 400 फीट है। समझे? ऊंचाई कितना है? 100 फीट ऊंचा है। और स्तूप की जो परिधि है वो कितना है? 400 फीट है। दूसरा हम नंदनगढ़ लौरिया की बात करते हैं। लौरिया नंदनगढ़ बेतिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। सम्राट अशोक ने ईसा से करीब 400 वर्ष पहले अपने राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए स्तंभ लेख लिखवाया था। स्तंभ से सटे क्षेत्र में अशोक द्वारा बनवाए गए 15 लघु स्तूप हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो अशोक के द्वारा बनवाए गए लघु स्तूप कितना है? तो 15 है। ये स्तंभ से सटा हुआ स्तूप रहता था। कोल्हुआ कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। में स्थित है, जहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक अखंड पॉलिश बलुआ पत्थर के खंभे को निर्माण किया था। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है ये स्तूप है, ये क्या है? स्तंभ है। पिक्चर दिया हुआ, पिक्चर से आसाम से समझ जाएंगे। वैशाली का स्तूप, सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और वैशाली में एक अशोक स्तंभ, क्वेश्चन पूछेगा। कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद वैशाली में एक अशोक स्तंभ बनवाया सम्राट अशोक ने, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया। यहाँ पर भगवान जो बुद्ध हैं वैशाली में क्या किए? अंतिम उपदेश दिए थे। अशोक स्तंभ, सारनाथ के स्तंभ को अशोक स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं। ये अशोक स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 शेर बैठे हैं, चारों तरफ हैं और सभी के पीठ एक दूसरे से क्या है? सटी हुई है। इसे यहाँ देख रहे हैं, इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तिरंगे के मध्य में रखा गया है। यह सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। अभी वर्तमान समय में कहाँ रखा हुआ है? सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं, जिनमें से पहला लेख अशोक के समय का है ब्राह्मी लिपि में, जबकि दूसरा लेख कुषाण में है और तीसरा लेख कब का है? गुप्त काल का है। तीसरा लेख गुप्त काल का है, दूसरा लेख कब है? कुषाण का है, और पहला लेख जो है अशोक के समय का है जो ब्राह्मी लिपि में है। ये पूरे अच्छी तरह से आप डायरी में नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।